गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कल जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने पढ़ा था टेंस का बेसिक्स और उसके बाद में हम प्रेजेंट सिंपल पे आए। प्रेजेंट सिंपल के हमने पढ़े स्ट्रक्चर। लेकिन हम हर बार यही बात कर रहे थे कि जब भी आप प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर लिखते हो तो स्ट्रक्चर के अंदर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद में हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस, ईएस, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में हम लिखते हैं अदर्स। तो हम इसी पे ओरिएंटेड थे कि यहाँ पर, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय हमें ना तो ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ मिलने वाली है, ना एस या ईएस हमें मिलने वाला है। हमें मिलने वाली है एक नॉर्मल वर्ब, वो भी कोई सी भी फॉर्म में हो सकती है। तो हम कैसे पता लगाएं? अगर सपोज आपको क्वेश्चन मिल जाता है जिसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं, ऑप्शन के अंदर मान लो आपको मिल जाए सिंग्स मिल गया, कोई भी सेंटेंस है, सिंग्स मिल गया, संग मिल गया, सेंग मिल गया, हैज संग मिल गया। लेकिन सेंटेंस के अंदर आपको पता कैसे चलेगा कि आएगा कौन सा? इसका अपने मान सकते हैं ये अकेला नहीं आता, इसलिए ये गलत हो सकता है। इसका ये भी सही है, हैज संग, सेंग सेकंड फॉर्म अकेला आ सकता है, सिंग्स भी आ सकता है। तो ऐसा अपने कौन सी चीज को देखें कि अपने को पता चले कि एक्यूरेटली आएगा कौन सा, तो वो सारा का सारा यहां पर अपने को मिलेगा अदर्स के अंदर। किस तरीके से वो अभी देखेंगे। सबसे पहले इसके लिए आप पढ़ेंगे यूजेस। क्या पढ़ेंगे हम? यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल, कि प्रेजेंट सिंपल के यूज क्या होते हैं। और प्रेजेंट सिंपल के यूज पढ़ने के लिए सबसे पहली जो चीज है उसमें ये लिखते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी हिंदी में कहते हैं शाश्वत सत्य, यानी एक ऐसा सच जो हमेशा वही रहेगा, कि कभी ये नहीं कहा जा सकता, वो कभी ना तो कभी पास्ट में जाएगा ना कभी फ्यूचर में, जो वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। जैसे हम ये कह दें कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाती है, हिमालय भारत के उत्तर में है। इन सब चीज़ों को जब हम बोलते हैं, अब ये जो है कि हिमालय उत्तर में है तो हमेशा उत्तर में रहेगा, ये नहीं है कि आज उत्तर में है या वो कभी पास्ट टेंस में चला जाएगा कि कभी हिमालय उत्तर में हुआ करता था। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो उत्तर में है वो उत्तर में रहेगा। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो लगाती रहेगी, है ना। और चांद जो है वो धरती के चक्कर लगाता है तो वो लगाता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सबसे पहले हमेशा प्रेजेंट सिंपल, जैसे ये मान के चलो आप कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमने लिखा सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व में उगता है। ये है हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ जिससे हमें पता चलता है। अब ये है जी कि सूर्य जो है, ये जरूरी नहीं है आपसे राइज ही पूछा जाए, सेट भी पूछा जा सकता है। तो मोटा मोटी ये है कि हम आइडिया कैसे लगाएं। इसी तरह आप लिख सकते हैं हिमालयाज लाई इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालयाज लाई इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय जो है वो भारत के उत्तर में है।
ये हमेशा यही रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरीके से आप मान के चलो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ यानी आप कोई भी जो मानो पॉपुलर, हम कह सकते हैं पॉपुलर कोई भी नेचुरल थिंग है, पॉपुलर नेचुरल थिंग, और वो भी क्या, इस पॉपुलर नेचुरल थिंग की खुद की एक्टिविटी जैसे या इसकी लोकेशन, इन्हीं बातों पे। ये नहीं कह सकते आप कि मैं हिमालय पे गया, तो फिर आपके कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही जाते हैं, है ना, तो वो शाश्वत सत्य नहीं है। लेकिन उसकी एक्टिविटी क्या है, हिमालय जो है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया में है, ये उसकी एक्टिविटी है। इसी तरह से मान के चलो कि सन का जो हमने पढ़ा ये नेचुरल थिंग है, राइजेस इन द ईस्ट, कि ये पूर्व में उदय होता है, तो ये इसकी एक्टिविटी है। आप ये नहीं कह सकते मैंने सूर्य को पूर्व में खड़े होके देखा, तो वो आपके जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं रहा। यानी जो नेचुरल थिंग्स की एक्टिविटी या लोकेशन, जैसे हम ये कहें स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, एट नाइट। तो इस तरीके से आप ये जानेंगे कि कोई भी, ये मान के चलो कि आपका जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही आता है। यानी सितारों के चमकने से संबंधित, तारों से, चांद से, सूरज से, गंगा से, हिमालय से, इनसे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपका 99% चांस होता है कि अगले ने प्रेजेंट सिंपल में ही पूछा है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ किसी भी दूसरे टेंस के अंदर रिप्रेजेंट नहीं होता। जैसे ये जो हमने पढ़े हैं इसके अंदर आपको वर्ब की जगह लगभग खाली मिलती है, यहाँ पर आपको खाली मिलेगा और यहाँ पर आपको खाली मिलेगा, और स्टार्स ट्विंकल है तो यहाँ पर आपको खाली मिलेगा। इसमें हैज़ बीन ट्विंकलिंग, हैज़ ट्विंकल, हैड ट्विंकल, इस तरह से कुछ लिखा हुआ होगा। लेकिन अपने को निकालना क्या है, अपने प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म ही निकालनी है। स्टार्स जो है वो हो गया प्लूरल, तो आ गई फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से अगर यूनिवर्सल ट्रूथ कोई भी हमें मिलती है किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर, तो उसके अंदर हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। इसके बाद में इसका जो सेकंड यूज होता है, सेकंड यूज होगा परमानेंट वर्क। परमानेंट वर्क क्या होता है, ऐसे कार्य जो स्थायी है। क्या जी, स्थायी कौन से कार्य हैं, परमानेंट वर्क। तो स्थायी कार्य का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी मिस्त्री का काम करता था, फिर पहले उसका दादा करता था, फिर उसके बाप ने किया, वो मिस्त्री का काम कर रहा है तो वो उनका खानदानी धंधा हो गया स्थायी धंधा, ऐसा नहीं। परमानेंट वर्क मतलब ये काम जो हमेशा उसको करने का तरीका वही रहे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वी हियर विद आवर ईयर्स। हम ये कह सकते हैं वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कानों से सुनते हैं। तो ये जो वर्ब है हियर, सुनना, ये काम हमेशा कानों से ही किया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने ये शुरू किया है, हमसे पहले वाले जो है वो गालों से सुनते थे, तो ऐसा नहीं है। इसलिए कि ये काम को जो करने का तरीका यही था हमेशा से, इसी अंग के माध्यम से ये किया जाता रहा है। तो ऐसे में इसको हम परमानेंट वर्क की संज्ञा देते हैं, यानी इंद्रियों से संबंधित कार्य आप कह सकते हैं। वी सी विद आवर आइज, वी सी विद आवर आइज। इसी की जैसे ही आ गया तो फिर यहां पे हम सिंगुलर कर लेंगे, इसको सीज लगा लेंगे, ही सीज विद हिज आइज। तो यहां पे ये सिंगुलर है, तो यहां पे सिंगुलर है तो हमने इसके साथ में ऐसे लगा दिया। सिंगुलर नहीं है, वी है, तो यहां पे सी लगा दिया। वी सी विद आवर आइज, हम आंखों से देखते हैं और
कानों से सुनते हैं। तो ये एक परमानेंट तरीका है इस कार्य को करने का। इसके बाद में अगली जो चीज़ है जो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहेगी वो है हैबिट। हैबिट को आप कह सकते हैं आदत। हैबिट जो है वो आदत होती है। जैसे कोई आदत के साथ एक शब्द लगाया जाता है कि प्राय, हमेशा, लगभग, तो इस तरह की जो शब्द आ जाते हैं उनसे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे आदत की बात हो रही है। जैसे आप मान के चलो हैबिट आदत, तो आदत के साथ में जैसे मानो ही ऑफन, आगे आपको दिया गया लेट, और इसमें आपको वर्ब दे दी कम। इसी तरह से आपको ये दे दिया सीता लेट ऑलवेज, इसके साथ में दे दिया स्लीप। अब ये मान के चलो कि आदत, इसने कहा ही ऑफन लेट और सीता लेट ऑलवेज, ये कहा है। तो ये मान के चलो ऑफन का मतलब होता है प्राय, कि लगभग यही होता आया है, इसका मतलब है आदत है। जब कोई काम प्राय होता है तो वो एक आदत होती है। ही ऑफन लेट कम, यहाँ पे क्या है सिंगुलर, सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा कम के साथ में एस लगेगा, कम्स। सीता, सीता क्या है सिंगुलर, लेट ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा। जब ऑलवेज लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी आदत है, हमेशा ऐसा ही करती है, लेट सोती है, तो हम लिखेंगे स्लीप्स। इस तरीके से जो आदत वाला सीन है उसके अंदर भी कम्स आता है। लेकिन ये जो शब्द हैं इनसे हमें पता चलता है, ये जितने भी शब्द हैं, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम इनको लिख लेंगे कि ये शब्द हमेशा आदत की ही कहानी कहते हैं। इसके अंदर आप मानो ऑफन और ऑलवेज, ये दो वर्ड तो आपके आ गए। ऑफन का मतलब प्राय कोई आदमी काम करता है यानी उसकी आदत होती है। जैसे आप किसी के लिए कह सकते हो ये उठते ही बीड़ी पीता है, तो उसकी आदत है, आदत है, इसका मतलब ऑफन लगा सकते हो या ऑलवेज लगा सकते हो इसके साथ में। इसके बाद में जो है अगली चीज़ वो है हेडलाइंस। यानी आप कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखो, टीवी की हेडलाइन देखो, तो उस पर कभी गौर करो, हमेशा वो प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है। तो कौन सी चीज़ हम देखेंगे अभी, हेडलाइंस। हेडलाइंस, हेडलाइंस हमेशा इसके अंदर ही होती है। जैसे कि मान के चलो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, ये हमारे क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं आता है पूछने में, लेकिन ये हमारे एक व्यवहारिक चीज़ है। जैसे आप रिपोर्ट राइटिंग वगैरह लिखते हो, उसके अंदर आपको ये कहा जाए कि रिपोर्ट राइटिंग का शीर्षक दो, तो ये है कि हमेशा वो आपका प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए, क्योंकि हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है। तो हेडलाइंस के लिए इस तरह से लिखेंगे आप, कभी भी ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस कभी नहीं होता, ट्रेन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस होगा, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट है इसके लिए टेक्स का इस्तेमाल होगा। इसलिए या मान के चलो कि टू आपको इस तरह से दे दिया गया, टू मर्डरर्स, ये मान लो ये दे दिया। अब ये है, इसके आगे लिख दिया, इस तरह से सेंटेंस भी आ सकता है, जेल। अब इसमें अगर आगे कुछ नहीं है, यानी आगे ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जो आपको ये बता रहा हो ये कौन से टेंस का है, इसका मतलब है ये हेडलाइन ही है। और इस तरह का अगर कोई भी सेंटेंस मिले जो आपको फील हो कि ये कोई न्यूज़ से संबंधित कुछ हो सकता है, जैसे ये लिख दिया ट्रेन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस। अगर एक्सीडेंट्स होता तो टेक हो जाता, क्योंकि एक से अधिक हो गई, लेकिन एक लिखा है ट्रेन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, इसलिए हमने इसमें लगाया टेक्स, ये आ गया प्रेजेंट सिंपल के अंदर। टू मर्डर्स जेल, आगे स्पेसिफिक कोई भी वर्ड नहीं है जो आपको इसका टेंस बता दे, तो इसका मतलब है ये हेडलाइन है, ये न्यूज़ है। और इसके अंदर अगर आपको वर्ब दे रखी है एस्केप,
जब एस्केप वर्ब आपको दे रखी है तो यहां पे आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, टू मर्डरर्स, यहां पे है प्लूरल, प्लूरल है तो एस नहीं लगाओगे, आप सीधा का सीधा जो एस्केप है उसी को काम में लोगे, एज इट इज फर्स्ट फॉर्म को यहां पर आप रखोगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो यूज होता है प्रेजेंट सिंपल का वो है लाइव कमेंट्री, यानी आंखों देखा हाल। आप अगर किसी चीज का आंखों देखा हाल सुनते हैं, कमेंट्री कभी मैथ्स की सुनो, उसके अंदर वो ये इसी तरीके से बोलता है, बॉलर runs from his run up jumps and balls what a ball it is। इस तरीके से कमेंट्री की जाती है। कमेंट्री के अंदर कभी भी पास्ट शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता जब आंखों देखा हाल होता है। देखो बॉलर, बॉलर सिंगुलर है, रन्स यूज किया है, फ्रॉम हिज रनअप, कहां से भाग के आया, अपने रनअप के ऊपर, ऑन हिज रनअप भी आ सकता है कि अपने रनअप पे भागा, है ना। तो जंप्स, उसके बाद में कूदा, हालांकि कूदा इसका मतलब है ये पास्ट में चला गया ना कि कूदा, लेकिन यहां पे हमेशा प्रेजेंट में रहेगा कि दौड़ के आया, क्यों, आंखों देखा हाल है, लाइव कमेंट्री है। जंप्स एंड बॉल्स व्हाट ए बॉल इट इज, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है तो इज आर एम वाला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में ही गिना जाता है। जैसे मान के चलो आपने लिख दिया किसी के लिए ही इज ए फूल, ये लिख दिया, यहां पे क्या है, यही तो मेन वर्ब है और कोई वर्ब है नहीं। जब हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब होती है तो इज एम आर वाले सेंटेंस सारे के सारे, इसके अंदर अगर कोई और वर्ब नहीं है मेन वर्ब अलग से, तो ये सेंटेंस जो है ये हमारा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में कहलाता है। इसी तरह से जो वाज वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं वो पास्ट सिंपल में गिन लिए जाते हैं। तो ये आपका एक यूज हो गया लाइव कमेंट्री। लाइव कमेंट्री किसी भी चीज़ की आप कर सकते हो। मान लो आपके घर में एक गेस्ट आया है, आप उसकी ही लाइव कमेंट्री कर रहे हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाइव कमेंट्री जो है ये क्रिकेट की ही हो, फुटबॉल की भी हो सकती है। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है उसकी भी हो सकती है। आप अगर मान लो फ़ोन पर बात कर रहे हो, गेस्ट आ गया और आप किसी को कह रहे हो तो आप भी ये कह सकते हो, अंकल कम्स टू गेट, अब अंकल गेट पे पहुंच गए हैं। ही ओपन्स द गेट एंटर्स द हाउस एंड नाउ ही इज हेयर, और अब वो यहां आ गई हैं। तो इसमें आपने क्या लिखा, अंकल कम्स टू गेट, कौन सा, प्रेजेंट सिंपल यूज किया। ओपन्स द गेट, प्रेजेंट सिंपल यूज किया। एंटर्स द हाउस, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि इस चीज को आप आंखों से देख रहे हैं और साथ साथ में किसी को बता रहे हैं, तो हो क्या रहा है इसका, लाइव कमेंट्री। ये जरूरी नहीं है लाइव कमेंट्री क्रिकेट पे हो, आपके गांव में अगर दो ताऊ आपस में झगड़ रहे हैं तो उसकी भी लाइव कमेंट्री हो सकती है। लाइव कमेंट्री किसी भी घटना की हो सकती है। कोई गाड़ी रोड पे भाग रही है उसकी भी आप लाइव कमेंट्री कर सकते हैं। तो ये है लाइव कमेंट्री। इसके बाद में मान के चलो हिस्टोरिक प्रेजेंट, ये कहेंगे हम हिस्टोरिक प्रेजेंट, यानी ऐसी घटना जो इतिहास में हुई थी और वो कभी बदली नहीं जा सकती। तो एक नया शब्द आया है हिस्टोरिक प्रेजेंट, कि इतिहास में कोई घटना हुई थी और वो अब कभी बदली नहीं जा सकती। जैसे कि इंडिया, इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए तो कभी इस चक्कर में मत रहना ये पास्ट का है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जिनका प्रभाव आज तक मौजूद है और उनको वापस बदला नहीं जा सकता, वो वहीं की वहीं रहेगी। जैसे क्योंकि वो हुआ क्या जनरली कि जब हिस्टोरिक प्रेजेंट वाली चीज़ें ना ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आ गई कि इंडिया ने 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हराया था, तो अब ये हमेशा यही रहेगा कि इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को 1983 वर्ल्ड कप में हराया था।
ये कभी नहीं हो सकता ना कि अब वापस वेस्ट इंडीज इंडिया को हरा देगा 1983 में जाके, तो वो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ में आ जाती है, इसलिए इनको इसी तरीके से लिखा जाता है। तो कोई भी ऐतिहासिक घटना आप कहीं भी देख लो, लगभग इसके अंदर जब चकराया जाता है तो आपको ऐतिहासिक युद्ध दिए जाते हैं, आपको बाबर और राणा सांगा दे देगा, खानवा युद्ध की बात करेगा। तो कहीं भी आप देखो कि किसी ऐतिहासिक बैटल की बात हो रही है या कोई ऐतिहासिक खेल की बात हो रही है या आपके पास्ट में किसी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, किसी समिट की बात हो रही है, विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में वो बात करेगा, आपको स्वामी विवेकानंद पे ले जाएगा। ऐसी जगह पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, पास्ट टेंस कभी मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे में हमेशा प्रेजेंट टेंस लिया जाता है। जैसे आपको ये दे देगा, इंडिया वेस्ट इंडीज इन 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये दे देगा आपको। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर एक वर्ब भी दे देगा आपको, वर्ब दे देगा आपको डिफेट। डिफेट वर्ब वो आपको दे देगा। आप क्या करोगे, इंडिया वेस्ट इंडीज इन 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप, यहाँ पे आप 1983 जैसे कि बताया जाता है कि कोई बीते हुए सन की बात हो तो पास्ट में ठोक देना, इसको देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, वाह 1983 आ गया, ये तो बीत गया। तो इसमें नहीं जाना है। हमेशा कोई भी ऐसी ऐतिहासिक घटना जो एक शाश्वत सत्य बन चुकी है, जिसको अब परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो हमेशा आपकी आएगी प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो इंडिया डिफीटेड कभी नहीं आएगा, इंडिया डिफेट्स ही आएगा। इंडिया डिफेट्स वेस्ट इंडीज इन 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसी तरह से मान के चलो, इंडिया, पाकिस्तान के लिए भी यही वर्ब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान इन बैटल ऑफ 1971, ये भी आ सकता है और यही आपको आ सकता है, डिफेट शब्द आ सकता है, ठीक है। बीट आ सकता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, दूसरा शब्द भी आ सकता है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इंडिया पाकिस्तान इन बैटल ऑफ 1971 डिफेट आ गया। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, ऐतिहासिक तथ्य है तो आप इसको प्रेजेंट में लेकर के ही चलेंगे। इसमें चलेगा डिफेट्स, इस तरीके से इसको करेंगे हिस्टोरिक प्रेजेंट। एक यूज इसका और होता है, उसकी भी बात करते हैं। जब अपने बात करेंगे, अभी अपने कह रहे थे कि जो प्रेजेंट है, कल हमने ये बात की थी, उसी का फ्यूचर फॉर्म जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। जब ऐसा होगा तो आप मान के चलिए कि जब फ्यूचर टेंस, यही मान के चलो प्रेजेंट का फ्यूचर फॉर्म है, और फ्यूचर टेंस के साथ में एक शब्द और लगा हो, व्हेन। फ्यूचर टेंस के साथ में क्या लगा हो, फ्यूचर टेंस के साथ में लगा हो व्हेन, WHEN, व्हेन। तो इस व्हेन के बाद में जो भी टेंस आएगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल आएगा भाई। ये कंफर्म कर लेना कि जब भी कोई फ्यूचर का शब्द आ गया, फ्यूचर टेंस और व्हेन, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर का जो भी कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के अंदर आप एक चीज मान के चलिए कि जो व्हेन है, व्हेन के जस्ट बाद में प्रेजेंट सिंपल होता है। जैसे कि ही, आपको एक दे भी दे, विल गो टू जयपुर व्हेन
ही फ्री, आगे आपको दिया जाएगा गेट, ये दे दिया। अब ही विल गो टू जयपुर, वह जयपुर जाएगा व्हेन ही फ्री गेट। अब जाहिर सी बात है, माइंड में यही तो स्ट्राइक करता है कि विल गो टू जयपुर लिखा है, तो ये मान के चलो आप कि प्रेजेंट ये जो है फ्यूचर सिंपल है, तो इसको भी अपने फ्यूचर में करने की कोशिश करेंगे। ही विल गो टू जयपुर व्हेन ही विल गेट फ्री, जब फ्री हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, ये रूल याद रखना अच्छे से कि जब एक सेंटेंस आपका हो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल में हो, और दूसरा उसके बाद में हो व्हेन, तो व्हेन के बाद में, ये ध्यान रखना, व्हेन के बाद में हमेशा प्रेजेंट सिंपल लगता है ही गेट्स, इसमें आ जाएगा ही गेट्स। अगर ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा होता व्हेन ही फ्री कोमा ही विल गो टू जयपुर, अगर इस तरीके से भी लिखा होता है तो हमेशा व्हेन के बाद वाला ही, इसमें भी वर्ब मान लो यही है अपनी गेट, तो ये मान के चलो कि व्हेन ही फ्री ही विल गो टू जयपुर, तो व्हेन के जो जस्ट बाद वाला है, यानी फ्यूचर सिंपल के साथ अगर कभी भी व्हेन आता है तो व्हेन के जस्ट बाद में हमेशा प्रेजेंट सिंपल को ही लिखा जाता है, जैसे कि इसमें आया है व्हेन ही गेट्स फ्री ही विल गो टू जयपुर। इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लेना कि फ्यूचर सिंपल व्हेन के जस्ट बाद में आएगी फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ही है तो गेट्स आ गया, अगर दे हो जाता तो सीधा गेट आ जाता, ऐसा नहीं लगता, इतना सा फर्क है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगला यूज पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट सिंपल का अगला यूज आप पढ़ेंगे अभी। प्रेजेंट सिंपल का अगला यूज है इफ, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या कहेंगे? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? जिसमें आपसे कोई शर्त रखी जाए, आपके सामने एक कंडीशन रखी जाए कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे आपको कहा जाए चोरी करोगे तो जेल जाओगे, या यह कहा जाए नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, कंडीशन है ना। या यदि मिलना चाहते हो तो समय पर आ जाना, तो मिलने की कंडीशन क्या है? समय पर आ जाना। तो ऐसे के अंदर आपको क्या करना है कि जो इफ होता है, इफ के साथ वाला टेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा जाता है, और आगे वाला जो कोमा के बाद वाला है वो आपका होता है फ्यूचर सिंपल, या हम कहेंगे इंडेफिनेट। दोनों एक ही चीज है। जिस तरह से ये मान के चलो इफ के साथ में आ गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट, इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी जब इफ का प्रयोग होता है और साथ में फ्यूचर सिंपल हो तो इफ के जस्ट बाद वाला टेंस ही प्रेजेंट इंडेफिनेट रहेगा। जैसे इफ यू कम लेट you will not join me। मॉडल विल वुड ये भी आ जाता है कई बार, तो ये ध्यान रखना। एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये जो है ना इस फैमिली के जो सदस्य होते हैं ना विल के, वुड, शुड, कैन, कुड, यानी मॉडल्स जितने भी हैं, मे, माइट, सारे के सारे ये जो
ये जो भी हैं इनके साथ में हमेशा इफ़ का रिएक्शन होता है, इफ़ से एलर्जी है इनको। इनके साथ में अगर कहीं भी ये जिस सेंटेंस में मौजूद हो वहाँ पे कभी इफ़ मत डाल देना, और जिस सेंटेंस में पहले इफ़ मौजूद हो वहाँ पर कभी इनको मत लगा देना, नहीं तो आपका सेंटेंस जो है वो पूर्णतया गलत हो जाएगा। वुड, शुड, कैन, कुड, इनके साथ कभी इफ़ नहीं लगता। इफ़ यू कम लेट यू विल नॉट ज्वाइन मी, ये लिख सकते हो आप। यू कैन नॉट ज्वाइन मी, ये भी लिख सकते हो। तो ये मान के चलो कि जिसमें भी आप मॉडल लगाते हो ना उसको आप फ्यूचर की श्रेणी में लेके चल सकते हो, कि इसमें अगर मॉडल लग गया तो ये फ्यूचर की श्रेणी में आ गया, मॉडल वाले सेंटेंस कह सकते हैं आप फ्यूचर सिंपल को। अब कहते हैं जी वो इसी तरीके से मानो एक सेंटेंस आपको और दिया, इस बार कुछ और बनाते हैं। राधा कैन नॉट help me if he on time, और यहां पे लिख दिया not reach। ये लिख दिया राधा कैन नॉट हेल्प मी इफ ही, सॉरी राधा के साथ में शी आएगा, ही नहीं आएगा। राधा कैन नॉट हेल्प मी शी ऑन टाइम नॉट रीच। ये सिस्टम अगर यहाँ पे हमारे को दे दिया, जब ये दिया है राधा कैन नॉट हेल्प मी इफ शी ऑन टाइम नॉट रीच आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो इफ वाला सेंटेंस यानी इफ के बाद वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। ये क्या है? ये है मॉडल वाला सेंटेंस। तो इसके साथ में इफ आता नहीं है। इफ के बाद जब मॉडल वाला सेंटेंस है तो दूसरा प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो यहाँ पे आएगा शी जो है नॉट रीच है और अकेली है राधा, तो डज नॉट रीच आ जाएगा। डज आ गया ना सिंगुलर का, क्योंकि नोट है तो डज नॉट होता है सिंगुलर में, अगर प्लूरल होता तो डू नॉट हो जाता। इस तरीके से ये सारा का सारा आपका जो है चलेगा। तो मेन जो कंडीशन दो थी हमारे पास, कौन सी थी? एक तो थी इफ वाली, एक थी व्हेन वाली। यानी व्हेन के बाद वाला, अगर व्हेन पहले आए चाहे व्हेन कहीं बीच में आए, जो प्रेजेंट सिंपल है वो व्हेन के बाद में आएगा। जो दूसरे वाला है वो रहेगा फ्यूचर सिंपल में। इसी तरह से आप मान के चलो, अब कहेंगे जी व्हेन तो उसमें भी पास्ट में भी आ सकता है, मैंने उसकी बात नहीं की, मैंने सिर्फ आपको प्रेजेंट सिंपल की कंडीशन बताई है कि प्रेजेंट सिंपल तब आता है जब फ्यूचर सिंपल वाले टेंस में व्हेन हो। ठीक है। इसी तरह जब एक टेंस मॉडल वाला है उसके बाद में इफ है, तो जो मॉडल वाला है उसके जस्ट बाद में इफ है, तो इफ के आगे जो है वो आएगा क्या? प्रेजेंट सिंपल। लेकिन जैसे प्रेजेंट फॉर्म होती है ना मॉडल की, वो होनी चाहिए, जैसे कैन हो गया, मे हो गया, इसी तरीके से, है ना। कई बार जो कुड हो गया जी, जब कुड आएगा ना तो फिर यहाँ पे फिर वो उसको हम पास्ट में पढ़ेंगे। तो मेनली क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर प्रेजेंट फॉर्म होती है, या हम ये भी कह सकते हैं फ्यूचर सिंपल होता है, फ्यूचर सिंपल में विल और शैल लगते हैं तो वो प्रेजेंट फॉर्म ही हो गई। कैन और मे ये भी प्रेजेंट फॉर्म हो गई। तो इनके साथ में कभी भी इफ नहीं लगता, इफ जो है वो प्रेजेंट सिंपल के साथ में जाएगा, उसका जो ग्रुप है वो प्रेजेंट सिंपल के साथ में ही रहता है। इसके बाद में अब हम उन शब्दों की बात करते हैं जिनकी हम कल से बात कर रहे हैं, कि वो शब्द जो हमें ये बता देते हैं कि टेंस कौन सा आएगा, उनकी बात करने के लिए। जैसे कि मान के चलो आप, मैं आपको बताता हूं उन शब्दों को, ढंग से देखिए आप, जो आदत को बताते हैं। ऑलवेज आ गया, ऑफन आ गया, डेली आ गया। इन शब्दों से आदतों का पता चलता है। कई बार ये भी आदत व्यक्त करता है, हम ये कह देते हैं जैसे कोई आदमी है वो कई बार दीवार पे थूक देता है, उसकी आदत है, हैबिट है ना। यूजुअली इसका मतलब तो है हमेशा, कलारो ही ले लियो एकदम, यूजुअली आ गया। इसके बाद में ओकेजनली, ओकेजनली और समटाइम्स लगभग एक ही चीज़ है कि ये कई मौक़ों पर,
जैसे आप किसी के लिए कह सकते हैं ये ओकेजनली यानी बार त्योहार दारू पी लेता है, ऐसा आप किसी के लिए भी कह सकते हैं। सेल्डम और नेवर इनका भी एक सा ही मतलब होता है, सेल्डम और नेवर। जैसे कि कहते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, भौंकने वाला कुत्ता कभी नहीं काटता, कहावत है एक। नेवर का मतलब भी कभी नहीं होता है, तो इसके साथ में भी यही प्रयोग में किया जाता है। रेयरली, रेयरली का मतलब कभी कभी, कभी कभी गाना गाते हो ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वही है ये रेयरली, कभी कभी। और इसके बाद में ईच प्लस टाइम, इन सब के सेंटेंस बताऊंगा आपको। ईच के साथ में टाइम, जैसे ईच डे, ईच नाइट, है ना, ईच आवर, ईच मिनट। इसी तरह से आप एवरी मिनट ले सकते हो, और एवरी के साथ में टाइम आ जाए मान लो। अब कह जी एवरी के साथ में टाइम कैसे, तो उसी तरीके से जैसे ईच के साथ टाइम आया था, एवरी के साथ टाइम का मतलब है एवरी डे। एवरी के साथ टाइम का मतलब हो गया एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी मोमेंट, एवरी वीक, यानी कोई भी समय, समय का सूचक होना चाहिए। इसी तरह ईच का जो है इसका हो जाएगा ईच डे, ईच आवर या ईच मिनट। इस तरीके से इनके साथ में आ सकता है। या एक तरीका और है, जैसे मान के चलो, आप ये मान के चलो कि मॉर्निंग अगर आ गया, ठीक है, तो उसका कोई पता नहीं है। मॉर्निंग अगर आ गया तो कोई पता नहीं है, लेकिन अगर मॉर्निंग्स आ गया ना कहीं भी, ये ध्यान रखना, मॉर्निंग्स इसका मतलब होता है हर सुबह। मॉर्निंग्स जब आ गया तो इसका मतलब है हर सुबह। जैसे कोई मान के चलो मॉर्निंग्स में मान लो वॉक की बात करें कि हमेशा मॉर्निंग्स में वॉक करता है, तो इसका मतलब है जब मॉर्निंग्स आ गया तो ये मॉर्निंग का प्लूरल हो गया, यानी हर सुबह की हम बात कर रहे हैं कि हर सुबह ये काम होता है। तो ये इस आदमी की हो गई आदत। लगभग ये सारे के सारे जो है ना वो आदत से ही होते हैं, कि आदत से संबंधित ही शब्द हैं ऑलमोस्ट। या ये मान के चलो मॉर्निंग्स आ गया, संडेज, ये भी आदत से संबंधित हो गया। अगर संडे है तो कोई पता नहीं है क्या आएगा, ऑन संडे, है ना। लेकिन जब संडेज आ गया, संडेज, तो इसका मतलब हो गया हर संडे ये काम होता है। ये किसी भी दिन का साथ हो सकता है, संडेज की जगह मंडेज भी आ सकता है। जैसे आपका व्रत होता है सोमवार का, 16 सोमवार का व्रत करती है ना छोरियां, उस हिसाब से मंडेज। तो इसी तरीके से आपका वंस ट्वाइस ए डे, दिन में एक बार या दो बार कोई काम करते हो, वंस ट्वाइस ए डे, यानी एक बार दो बार प्रतिदिन, प्रति महीना। ए डे की जगह ए वीक भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है ए डे ही आए, ए वीक। वंस या ट्वाइस ए मंथ, कि महीने में एक बार ऐसा करता हूँ, दो बार ऐसा करता हूँ, है ना। जैसे आप एक दिन के लिए कह सकते हो कि मैं दिन में ट्वाइस ए डे स्मोक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से वंस या ट्वाइस की जो है वो आपकी चलेगी। अब इसको अच्छे से देख लो, ऑलवेज, ऑफन, डेली, समटाइम्स, है ना, कई बार, यूजुअली, हमेशा, ओकेजनली, मौके शौके, सेल्डम, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं, रेयरली, कभी कभी, ईच प्लस टाइम, यानी ईच डे, ईच आवर, है ना, ईच मंथ, एवरी टाइम, टाइम के साथ ज़्यादा एवरी शुरू होता है, ईच जो है वो कम ही इस्तेमाल होता है, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी मोमेंट, एवरी वीक। इसके बाद में जैसे हर सुबह, मॉर्निंग्स जब हो गया तो नाइट्स हो गया। नाइट्स जब आप लिखोगे तो इसका मतलब है हर रात ऐसा होता है। जैसे मॉर्निंग्स हो गया, आफ्टरनून्स, है ना, संडेज, मंडेज, ये शब्द आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा होता है संडे को या मंडे को। वंस ट्वाइस आ गया, ए डे आ गया, ए वीक आ गया, ए मंथ आ गया। इन शब्दों को अच्छे से अगर नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं इनका किस तरीके से यूज होता है। इन शब्दों के बाहर से शब्द कोई बाई चांस हो सकता है कोई छूट गया हो, और अगर किसी को पता हो तो बता सकते हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल के अंदर आप मान के चलो, जैसे पहला शब्द हमने लिया ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या हुआ,
ऑलवेज का मतलब हुआ हमेशा। ऑलवेज का क्या मतलब हुआ? ऑलवेज का मतलब हमेशा। तो ये मान के चलो कि ऑलवेज की जब हम बात करेंगे तो ही माई होम ऑलवेज। आगे आपको वर्ब दे दी कम। इसी तरह से आप डेली की बात कर लो। डेली, इसका अगला सेंटेंस लिखते हैं। राधा डांस क्लासेस डेली। आपको वर्ब दे दिया अटेंड। नेवर ले लो। दिनेश एंड महेश। दिनेश एंड महेश, ठीक है। नेवर आगे कर लो स्मोक, ठीक है। हाँ, ऐसे शब्दों को देख के टावर खुश हो जाते हैं ना कि हाँ अपने वाली बात आ गई। यूजुअली ले लो। यूजुअली ले लो। वी यूजुअली टू आवर्स, या यहां पे अभी आ सकता है यूजुअली स्टडी ले लो। इसी तरह से रेयरली ले लो, है ना। तो आप लिख सकते हो पीपल सोशल वर्क्स रेयरली। इन कर लो, आगे लगा दो पार्टी सिपेट, है ना। इसी तरह से मान लो आप मंडेज लिख लो, या जो आपको मैंने बताया संडेज लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो। मंडेज लिख लो, है ना। तो आप या वंस या ट्वाइस वाला भी अपने कर लेते हैं। यहाँ पे ले लो आप वंस या ट्वाइस वाला, है ना। तो इसके अंदर मंडेज लिख लो, तो इसमें भी पता चल जाएगा। जैसे निधि ऑन मंडेज एक वर्ब हो गई फास्ट, जिसका मतलब होता है व्रत रखना। ये जरूरी नहीं है भाई कि फास्ट जो है वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। फास्ट एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है भूखा रहना, उपवास करना। तो वंस और ट्वाइस ए डे, इसमें आप लिख सकते हो आई मिल्क ट्वाइस ए डे, आगे लिख दो टेक, या ड्रिंक भी लिख सकते हो, पर ड्रिंक ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। टीक है, टेक से टेक जो है वही ज़्यादा अप्रोप्रिएट शब्द है। इसके बाद में अब आप देखो
ये जो अभी हमने शब्द पढ़े थे ना, उन्हीं के अंदर से है। कोई एक अदर रह भी गया होगा तो भी रूल उनके उसके ऊपर भी यही लागू होगा जो इसके ऊपर लागू हो रहा है। जैसे कि आप मान के चलो वंस और ट्वाइस आ गया, आई मिल्क ट्वाइस ए डे टेक आ गया, तो जैसे ही आपको ट्वाइस थ्राइस जो भी है वंस ए डे इस तरह का टाइम आ जाए कि भाई दिन में 1 बार 2 बार 5 बार 7 बार 10 बार जो भी है ट्वाइस ए डे, इस तरह का इस फॉर्मेट का शब्द आ जाए, इमीडिएटली समझ जाना कि यहां पे प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो आई को हमने कहा कई जगह हम प्लूरल में ले लेते हैं, कई जगह हम सिंगुलर में ले लेते हैं। तो यहां पे हम लिख लेंगे आई टेक। ज़्यादातर वाज की जगह पे सिंगुलर है और एम की जगह पे सिंगुलर है, बाकी ये लगभग हर जगह प्लूरल ही रहता है। आई टेक मिल्क ट्वाइस ए डे। ही आ गया। यहाँ पे क्या देखा हमने, ऑलवेज। माई होम ऑलवेज कम, जैसे ही ऑलवेज आया इसका मतलब है हमेशा, यानी उसकी आदत है। हमेशा का मतलब है आज भी आया था, तो ये ज़्यादा पास्ट की बात नहीं है। तो इसके अंदर आप लिखेंगे ऑलवेज, जैसे ही लगा इसके अंदर आप लिख देंगे कम्स। ही जो सिंगुलर है ना, ही सिंगुलर है तो कम्स का हो जाएगा, सॉरी कम का हो जाएगा कम्स। डेली, राधा डांस क्लासेस डेली अटेंड, डेली आ गया। रोज तो आदत है, डेली करती है। अटेंड, राधा है सिंगुलर है तो अटेंड का हम कर देंगे अटेंड्स। सबके अंदर इन शब्दों से आप पकड़ लो, ये शब्द का आप पकड़ गए ना, और ज़्यादा हार्ड शब्द भी नहीं है ना। देखो रोज में ऑलवेज भी आ गया, डेली भी आ गया, है ना, ट्वाइस ए डे भी आ गया, एक दिन में 2 बार, ये भी काम रोज का है, हर प्रतिदिन वाला हो गया। नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी नहीं, एक जैसे हैं दोनों, है ना। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। दिनेश एंड महेश, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा जब एक है तो सिंगुलर, जब 2 है तो क्या हुआ, प्लूरल है। दिनेश एंड महेश, इस तरह का अगर सौदा कहीं हो तो समझ जाना भाई दिनेश एंड महेश प्लूरल है। हाँ, वो आइदर और उनके अंदर अलग सिस्टम होता है, वो जब आगे उस टॉपिक को पढ़ेंगे, अपने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, कनेक्टर्स पढ़ेंगे, उसमें पढ़ लेंगे। फिलहाल क्या है, दिनेश एंड महेश नेवर स्मोक आ गया, तो 2 है तो स्मोक का स्मोक ही रहेगा, स्मोक्स नहीं होगा। कभी बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते। यूजुअली, वी यूजुअली 2 आवर्स स्टडी, या 2 आवर्स के बाद में भी यूजुअली हो सकता है ना। ऐसी चीज़ों पे कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं कंफर्म कर देता हूँ यूजुअली कि कोई फर्क नहीं पड़ता। वी यूजुअली 2 आवर्स, वी है प्लूरल है तो स्टडी का स्टडी ही रहेगा कि हम प्राय 2 घंटे पढ़ते हैं लगभग, यानी हमेशा 2 घंटे पढ़ लेते हैं। तो रेयरली, कभी कभी। पीपल इन सोशल वर्क्स रेयरली, लोग जो है वो सामाजिक कामों में बहुत ही कम हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं। तो पीपल हमेशा, कल भी हमने बात की थी, ऑलवेज प्लूरल, तो पार्टिसिपेट ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। मंडेज निधि, ऑन मंडेज निधि अकेली है और मंडे को क्या करती है, फास्ट, व्रत रखती है, तो फास्ट्स कर देंगे। समझ गए। इसी के साथ जो आपका प्रेजेंट सिंपल है वो मेरी तरफ से है कंप्लीट। इसके बाहर से अगर कुछ आता है और किसी के सीध में आता है तो आप वीडियो पे कभी भी कमेंट कर दो, आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। उस दिन नहीं तो अगले दिन, मतलब मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, है ना। हाँ, तो इसके बाद में जो अपने अगला टेंस पढ़ेंगे वो टेंस कौन सा है अपना, अगला टेंस अपना, इन शब्दों को रट लो आप। कल जिसकी हम बात कर रहे थे वो पूंछ यही है प्रेजेंट सिंपल की, है ना। इसी पूंछ को दबाने से ये जो प्रेजेंट सिंपल का ऊंट है ये बैठेगा, नहीं तो दिक्कत होती है। अब इसके बाद में अपने कौन सा टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है बड़ा इजी सा टेंस है, बहुत ही आसान टेंस है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे मानो स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ले लो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते आए हैं वो हमेशा हमने पढ़ा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, जो एकदम सिंपल सा होता है ना,
कि जा रहा है, आ रहा है। सबसे पहली बात ये कंटिन्यूस का मतलब क्या है, देखो जी, प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी वर्तमान, वर्तमान अभी। मैंने कहा प्रेजेंट यानी उपस्थित, जिस जो समय अभी उपस्थित है हमारे सामने, उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय के अंदर जो काम कंटिन्यू, लगातार जारी है ना। कब शुरू हुआ था हमें पता नहीं, लेकिन लगातार जारी है। इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, उसके लिए आप कंटिन्यूअस इस्तेमाल करोगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो जी, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, एम, आर। मैं हमेशा कहता हूं एस वाली हेल्पिंग वर्ब ही सिंगुलर के साथ आती है। अगर आपका सब्जेक्ट रहता है सिंगुलर तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एस वाली लगेगी, वरना बिना एस वाली। और एम, एम यानी मैं, तो ये सिर्फ लगता है आई के साथ और कहीं नहीं आता ये आई का है। तो सब्जेक्ट इज एम आर, एम मतलब मैं, तो आई के साथ में लग जाता है। और आर जो है वो प्लूरल के साथ में लगता है। तो इसका मतलब है, आप देखो, सब्जेक्ट इज एम आर और इसके बाद में जिसको कहते हैं आईएनजी फॉर्म कह लो, चाहे चौथी फॉर्म कह लो, मैं ये कहता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। और आईएनजी लगाने के तरीके जो हैं वो अलग अलग होते हैं। आईएनजी लगाने के तरीकों पे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से लगाए जाते हैं। एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लें, उसके बाद में आईएनजी को भी पढ़ेंगे कि आईएनजी कैसे लगाएं फर्स्ट फॉर्म के साथ, है ना। तो सब्जेक्ट जो है इज एम आर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है, और इसके बाद में है ऑब्जेक्ट, और फिर वही जो आज हमने पढ़े प्रेजेंट सिंपल के अदर्स, जिनसे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन को किस हद तक कहाँ से सोल्व करना है, कहाँ से सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो अफर्मेटिव जो है उसको आप मान के चलो कि ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपको कहा, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये प्रेजेंट में आ गया भाई, ही इज गोइंग टू स्कूल। इसी की जगह अगर ही की जगह आप दे कर दो, दे क्या हो गया, प्लूरल। ये क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, ये है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमेशा हर बार मैंने कहा एस वाली हेल्पिंग वर्ब आती है। सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आती है ना, उनका एंड हमेशा एस के साथ होता है, ये ध्यान रखना। ही इज गोइंग टू स्कूल, दे आर लगेगा, गोइंग टू स्कूल। इसमें भी वर्ड्स हैं अदर्स वाले, लेकिन जैसे आज हमने पढ़े उसी तरह कल पढ़ेंगे। ये कोई आदमी का क्या कार्य जारी होता है, जैसे जा रहा है ना, कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो काम जो है चल रहा है। बात को कहते वक्त काम जारी है, कंटिन्यू है, ना तो खत्म, शुरू हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ। मिड स्टेज पे जब काम चलता है उस समय ये बात कही जाती है। आई के साथ लगता है, एम मैंने कहा, एम मतलब मैं, तो आई के साथ लगता है एम, और फॉर्म वही रहेगी, गोइंग टू स्कूल। कुछ भी ले लो आप। जब आईएनजी लगाने का ये है कि आईएनजी लगाने का एक अलग अलग तरीका होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही आईएनजी लगता है, ऑलमोस्ट यही लिखा जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और आईएनजी लगाने का तरीका होता है, आप ये मान के चलो कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ कभी आईएनजी नहीं लगता। ये जो आईएनजी होता है ना, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। जैसे कि इसके बाद में अब क्या करोगे आप, इसके बाद में आईएनजी कैसे लगाया जाए। सबसे पहले देखो, अफर्मेटिव, ये आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि इस तरीके के सेंटेंस होंगे, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर्स आएगा। अब इसके बाकी के सेंटेंस कैसे बने, उसके लिए फिर से एक बार लिखते हैं। एक सेंटेंस हम लेके चलते हैं। दे आर रनिंग
इन द ग्राउंड। ये सेंटेंस हमने ले लिया। देखो दे के साथ हमने आर लगाया है, दे के साथ अगर ही होता तो हम इज लगा देते, और आई होता तो हम एम लगा देते। सेंटेंस रहना था वो का वो ही, आई के साथ एम, ही के साथ इज, दे आर रनिंग इन द ग्राउंड। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद में ये मान के चलो आप, दूसरा सेंटेंस कौन सा आता है हमारा? दूसरा सेंटेंस आता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आ गया। तो अब नेगेटिव के अंदर आप क्या करोगे? मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताता हूं और हर बार बताऊंगा, नोट जो है जब तक कि WH शब्द ना आए तीसरे स्थान पर ही लगाया जाएगा। इसमें डू डज साथ में कुछ नहीं है, इसका अपना एक हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट सिंपल में अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता ना, इसलिए डू और डज हम लगा रहे थे। इसमें अपना हेल्पिंग वर्ब है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने, इसका हेल्पिंग वर्ब है वो यहीं रहेगा, और इसके साथ में ये वाला जो स्थान है तीसरा, 1 2 3 NOT नोट 3 अक्षर होते हैं, यहां पर आप नोट लगा दोगे। तो लिखोगे दे आर रनिंग इन द ग्राउंड। दे आर रनिंग इन द ग्राउंड, और आपने यहां पे लगा देना है NOT नॉट। ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया नेगेटिव, नकारात्मक। आपने मना कर दिया, अब वे नहीं दौड़ रही। इसी तरह से आप इसको लेके चलो, आप हम बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक आ जाए। तो इंटरोगेटिव के कल भी हमने 2 तरीके बताए थे, आज भी मैं आपको बताता हूं। एक तो इंटरोगेटिव जो है वो आपका बनता है, हेल्पिंग वर्ब को ले आओ फर्स्ट प्लेस पे। दूसरा आपका बनता है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। WH तो आएगा ही पहले, कल भी इसकी हमने बात की थी। लाइन वहां से शुरू होती है जहां हम खड़े हो जाएं, ये जहां खड़ा हो जाता है वहीं से सेंटेंस शुरू होता है। इसके जस्ट बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, बाद में सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बनता है उसके अंदर अगर WH लग गई तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे आपके WH लगेगा, यहाँ। समझ गए? हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर यही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले पोजीशन पे ले आएंगे और उसके बाद में सेंटेंस बना देंगे। और अगर WH लगाना होता है तो वो ये वाला स्ट्रक्चर जब हम बना लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के, तो इस हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर रखा जाता है पहले। जैसे यहाँ पे है तो आप मान के चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट फॉर्म पे लाएंगे। तो क्या करेंगे, दे रनिंग इन द ग्राउंड। ये मान के चलो आप, ये जो आपका आर है वो यहां पर लगेगा, आर दे रनिंग इन द ग्राउंड, और इसके आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सर्वप्रथम हो, हेल्पिंग वर्ब वो की वो है, देख लो यहां पर जो थी वही यहां है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये आ गई सबसे पहले। अब ये इसमें कह दें, जैसे कल हमने कुछ शब्दों की बात की थी, हमने कहा था कुछ कुचरनी करने वाले शब्द होते हैं जिनको हम कहते हैं WH वर्ड्स इस नाम से। सो क्यों, कहाँ, कैसे, है ना, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, वो अगर आ जाते हैं तो जैसे यहाँ पे आप मानो ये कह रहे कि कब दौड़ रहे हैं, कब दौड़ रहे हैं लिखना है, तो कब का मतलब व्हेन, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन आर दे रनिंग इन द ग्राउंड। व्हेन आर दे रनिंग इन द ग्राउंड, ये कहाँ पे लगा, सबसे पहले लगा। बाकी का स्ट्रक्चर आप मिला लो, ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक सेम है। तो WH जो है हमारे बने बनाए स्ट्रक्चर के शुरू में लग जाता है, उसके अलावा और कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसके अंदर। इसके बाद में आपका अगला जो सेंटेंस आएगा वो आता है इंटेरोगेटिव
नेगेटिव। क्या आएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है? इसमें डू डज तो कुछ है नहीं, हमने कहा हेल्पिंग वर्ब वही है हमारी इज एम आर। अगर सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे जैसे हमने दे 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 ले रखा है, यहाँ पे आप मोहन ले लो, सपोज करो हमारे को एक सेंटेंस ये दिया है, मोहन इज ईटिंग फूड, है ना, या ईटिंग मैंगो दे दिया, मोहन इज ईटिंग मैंगो। तो क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे पहले, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे पहले इज, फिर आ गया मोहन। हम हमेशा कहते हैं नोट जो है हमेशा आता है तीसरे स्थान पे, तो आप क्या करोगे? यहां पर लगाओगे नोट, इज मोहन नॉट ईटिंग ए मैंगो, ये लो नॉट, इज मोहन नॉट ईटिंग ए मैंगो, है ना। इसी को दूसरे तरीके से ले लो कि इसमें हमने WH भी लगा लिया, है ना, कि मोहन क्यों नहीं खा रहा है, तो ये लिखेंगे वाई इज मोहन नॉट ईटिंग मैंगो, मोहन आम क्यों नहीं खा रहा है ना। वाई इज मोहन नॉट ईटिंग मैंगो, ये देखो जब WH आया तो इसको ले गया 4th प्लेस पे, अन्यथा ये हमेशा 1 2 3 3rd प्लेस पे ही रहता है। तो नोट को 4th प्लेस पे फिर से आज रिपीट कर रहे हैं, WH ही ले जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल को हमने पढ़ा, प्रेजेंट सिंपल का कि आदतों के संबंध में शाश्वत सत्य, ब्रह्मांडीय घटनाएं जो हमेशा होती है, ऐसे काम जो परमानेंट हैं, यानी जैसे हम कान से सुनते हैं, आप कहोगे मैं मुंह से खाता हूं, तो आप क्या खाते हो? इंसान हर जानवर जो है धरती पे मुंह से ही खाता है ना, और कहीं से कोई खाता नहीं। देखा किसी को खाते हुए? नहीं देखा ना। तो वही बात है ना। तो ऐसे इसलिए अपने हिसाब से इंग्लिश को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है बेटा जी, रॉकेट साइंस नहीं है ये, इंग्लिश है आपके हिंदी से छोटी भाषा है, तो पढ़ लो इसको, है ना। भाषा कहते हैं, भाषा बोलो सर, भाषा मत बोलो। आदत है बेटा, जो टच होता है ना आदमी का वो कभी जाता नहीं है, मेरा भी नहीं जाएगा। तो ऐसा है, अभी इसको रिवीजन कर लेना, और कल की जो क्लास होगी उसके अंदर आपको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर आप क्लियर कर लेना। उसके बाद एक जो प्रेजेंट सिंपल के वर्ड्स हैं उनको पकड़ लेना कि ये वर्ड्स जो हैं करवाए गए हैं, इन्हीं वर्ड के अंदर से क्वेश्चन आता है। उसके बाद में कई जो है कॉम्बिनेशन होते हैं टेंस के, वो हम लास्ट में करेंगे, वो भी करेंगे जब सारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब करेंगे कौन से टेंस के साथ में कौन सा आता है, कौन से के साथ में कौन सा आएगा, इस तरीके से, है ना। परफेक्ट के साथ सिंपल आता है, सिंपल के साथ में कौन सा आएगा, वो सारा का सारा सिस्टम जो है हम करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सारे टेंस का नॉलेज होगा तब करेंगे ना। अभी मैं आपको इसके साथ में मैंने करवाया था वो फ्यूचर वाला, वो इसलिए करवाया था क्योंकि प्रेजेंट की फॉर्म फ्यूचर होती है, तो पास्ट को मैंने छेड़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता है अभी पास्ट हुआ नहीं है, पास्ट के बारे में आपको अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए कल तक के लिए पढ़ो इसको, जम के रिवाइज करो। थैंक यू।